नमस्कार मित्रों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं साइंस गुरु जोरावर सिंह। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है पर्यावरण, और पर्यावरण का एक अहम टॉपिक ग्रीन हाउस प्रभाव। इससे प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे RS हो, चाहे SI हो, चाहे LDC, चाहे पटवार, चाहे ग्राउंड सेक्टर, चाहे कांस्टेबल। यहाँ तक कि 9th, 10th, 11th, 12th में भी पर्यावरण का अहम हिस्सा है, और हिंदी निबंध में भी पर्यावरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण पहलू से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मित्रों, मैं आपको ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या? हम यहाँ बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव। ये शब्द सबसे पहले 1901 में नील्स गुस्टफ एकहॉम ने दिया था। नील्स गुस्टफ एकहॉम ने 1901 में सबसे पहले दिया था। ग्रीन माने हरित, हाउस माने गृह, प्रभाव ये गृह है। गृह का मतलब होता है घर, एक होता है ग्रह, ये ग्रह, इसका मतलब होता है पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये गृह का मतलब होता है घर, हाउस, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है पहले इसको समझते हैं। इस कंसेप्ट को समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं, ये एक प्रकार का हमारे कुदरती प्रभाव जो मानव क्रियाकलाप द्वारा खड़ा किया गया प्रभाव है, जिससे वर्तमान में हमें कई भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये कंसेप्ट आया कहाँ से? एक्चुअल में हम पहले बात करते हैं इस प्रकार से। अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे मैंने इस तरह से बना दिया आपके सामने, ये पेड़, ठीक, ये पेड़ आपके सामने मैंने बनाया है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ठंडे इलाकों की, ठंडे प्रदेशों की, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश निकलता ही नहीं है या प्रकाश की मात्रा अत्यंत कम है, तो इनको प्रकाश चाहिए पनपने के लिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा इनको अपना भोजन बनाना है, इनको पनपने के लिए प्रकाश चाहिए। तब हम क्या करते हैं, एक जानबूझ के कांच का घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कांच का घर। तो इन पौधों को पनपाने के लिए हम जानबूझ के कांच का घर बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें हरित, हरित माने पेड़, और ये कांच का घर, तो ये हरित गृह हो गया, हरित घर हो गया। अब इसको हम समझते कैसे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये सनलाइट, सनलाइट से प्रकाश अंदर आएगा, ठीक, प्रकाश लाइट अंदर आएगी, तो हम कह सकते हैं प्रकाश अंदर आ रहा है, लाइट अंदर आ रही है, ठीक, इस कांच के अंदर। अब ये जो कांच है, ये जो कांच का घर है, ये जो कांच आपको दिखाई दे रहा है कांच, इस कांच का सोतेला व्यवहार है। कांच का व्यवहार कैसा है? सोतेला। ये कांच दोहरा व्यवहार करता है। ये प्रकाश को तो अपने अंदर आने देता है, लेकिन अब इस प्रकाश के कारण इसके अंदर जो ऊष्मा क्रिएट होती है, इसके अंदर जो ऊष्मा बनती है, उस ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता, ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। इसका मतलब कांच प्रकाश को तो इनकमिंग करने देता है, प्रकाश को तो अंदर आने देता है, लेकिन ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता, सारी की सारी ऊष्मा को अंदर रोक देता है। दोबारा सुनो मित्रों, ये हरित माने पौधा, ये कांच का घर बनाया है पौधे को उगाने के लिए, कंसेप्ट है, उगाने के लिए, पनपाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाने के लिए। जब ये सनलाइट इसके अंदर आती है, क्यों आती है? क्योंकि कांच का घर प्रकाश को तो अंदर आने देता है, लेकिन जब ये लाइट अंदर आती है तो ऊष्मा क्रिएट होती है, और जब ऊष्मा क्रिएट होती है ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता, सारी की सारी ऊष्मा अंदर ही रहती है, ऊष्मा को ही रोक देता है। एक कंबल की तरह कांच ऊष्मा को रोक देता है, ऊष्मा बाहर नहीं जाती, और ये ऊष्मा इस पौधे को पनपने के लिए या वृद्धि करने के लिए पर्याप्त हो जाती है, और ये पौधा पनपता है। इस प्रकार शीतोष्ण या ठंडे इलाकों में हम एक जानबूझ के कांच का घर बनाते हैं। मान लो 2 मिनट या 5 मिनट भी प्रकाश निकले, तो ये सारी की सारी प्रकाश के कारण जो अंदर ऊष्मा बनेगी, उस सारी ऊष्मा को क्या कर देगा? रोक देगा, और ये ऊष्मा, रुकी हुई ऊष्मा दिन भर के पौधे को काम आ जाएगी, और पौधा पनपने या वृद्धि करने लग जाएगा। इस प्रकार यहाँ पौधा वृद्धि करने लग जाएगा, या हम पौधों को उगा सकते हैं। ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट मैंने आपको एक और समझाता हूं। अगर आपने कभी देखा हो कि हम एक कार के अंदर, कार है, धूप में खड़ी है, और उसके शीशे क्या है? बंद, किसी कार के अंदर बैठे हैं। एक ऐसी घटना हुई भी थी, अखबार में आई भी थी, कि एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके किसी बैंक में गया, ठीक, और बैंक में वो 10 मिनट बच्चे को कार के अंदर बिठा के और कार का दरवाजा बंद करके और चला गया बैंक के अंदर। तो जब कार के शीशे बंद थे तो क्या हुआ? वही घटना हुई, कार के जब शीशे बंद थे तो प्रकाश तो अंदर आ गया,
कांच का दोहरा व्यवहार है, सोतला व्यवहार है, प्रकाश तो अंदर आ गया, लेकिन जब अवरक्त प्रकाश जो ये प्रकाश अंदर आ गया तो अंदर जो ऊष्मा बनेगी, जो हीट बनेगी, क्योंकि प्रकाश अंदर आ जाता है तब वो प्रकाश वापस कन्वर्ट होता है अवरक्त प्रकाश के रूप में। ये जो प्रकाश अंदर आ गया, ठीक, प्रकाश अंदर आ गया, लेकिन जब इसी प्रकाश से जो ऊष्मा क्रिएट हुई है अवरक्त प्रकाश के रूप में, ये बाहर नहीं जा पाएगी, तो उस कार से बाहर ऊष्मा नहीं जा पाती और कार का टेम्परेचर अंदर से बढ़ जाता है, कार बहुत गर्म हो जाती है, हमें बहुत गर्मी लगती है। इस प्रकार जब कार अंदर से गर्म हो गई और जब बैंक में उस व्यक्ति को अंदर काफ़ी समय लग गया और बैंक से जब बाहर आया तो उसने देखा, दरवाज़ा खोला तो उसका बच्चा बेहोश था और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उसको बचाया जा सका। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि कार के शीशे बंद थे, अंदर लाइट आ गई, प्रकाश अंदर आ सकती है, कांच प्रकाश को तो अंदर आने देता है लेकिन ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता। इस प्रकार टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, ताप में क्या हो जाती है? वृद्धि। और जब ताप में वृद्धि हो जाती है उस शब्द को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक या बोलते हैं भूमंडलीय तापमान वृद्धि। इन टर्म को भी हम समझेंगे, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम देखते हैं मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप द्वारा, बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा, पेड़ों की कटाई के द्वारा, अंधाधुंध वाहनों के प्रयोग द्वारा क्या किया है? अपने सामने एक समस्या खड़ी कर दी है और एक हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर भी एक इस तरीके से ग्रीन हाउस प्रभाव बना दिया है। उसको हम देखते हैं कैसे, पर उसको भी एक बार समझते हैं हम। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे चारों ओर इस प्रकार ग्रीन हाउस गैसों का आवरण बन गया है। अब ये ग्रीन हाउस गैसों से क्या होगा? इनसे अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, ये मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी, सनलाइट नीचे तो आएगी, सनलाइट आ गई नीचे, सनलाइट, अब इससे जो ऊष्मा क्रिएट होगी, ऊष्मा क्रिएट होगी, इस ऊष्मा को ये आवरण इसको बाहर जाने नहीं देगा, ऊष्मा बाहर नहीं जा पाएगी। अब क्या हुआ है? हमारे चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों का जो आवरण बन गया है उसने कंबल की तरह, एक कांच की तरह आवरण बना लिया है, जिसमें से ये सूर्य का प्रकाश तो अंदर आ सकता है। जब सूर्य का प्रकाश नीचे अंदर आता है तो उससे ऊष्मा क्रिएट होती है, और ये ऊष्मा जब क्रिएट होती है तो सीधी सी बात है, ऊष्मा हम कह सकते हैं पृथ्वी को गर्म करने वाला प्रकाश कौन सा है? अवरक्त प्रकाश। तो ये जो पृथ्वी अब जो प्रकाश छोड़ रही है अवरक्त प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में छोड़ रही है, अब जो प्रकाश आया था उसे पृथ्वी ऊष्मा के रूप में छोड़ रही है, अवरक्त प्रकाश के रूप में छोड़ रही है, और अवरक्त प्रकाश या ऊष्मा इस ग्रीन हाउस के आवरण को पार नहीं कर पाती, तो सारा का सारा टेम्परेचर, ऊष्मा यहीं रह जाती है और तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता। पूरी धरती का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता कहते हैं। आप अगर देखो, इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे दिन में 4 से 5 बजे के करीब, दिन में सर्वाधिक तापमान कब होता है? शाम को 4 से 5 बजे के बीच, और न्यूनतम तापमान कब होता है? सवेरे 4 से 5 बजे के बीच। ये आपको ध्यान रखना है। दिन में सर्वाधिक तापमान साय 4 से 5 PM, और मॉर्निंग में 4 से 5 AM न्यूनतम तापमान रहता है। अब ये जब तापमान की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा? इस तापमान के कारण अगर देखते हैं 4 से 5 बजे तापमान बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पृथ्वी गर्म हो चुकी है, ऊष्मा ऊपर जा रही थी, उसी समय बादल आ गए। क्या आ गए? बादल। अगर हम कह सकते हैं उसी समय बादल आ गए, इस तरह से बादल भी एक प्रकार से प्रभाव क्रिएट करते हैं। मान लो इस तरह से बादल आ गए, ये बादल आ गए, ये बादल, बादल आ गए। इन बादलों को हम कह सकते हैं जल वाष्प।
जल वाष्प कैसे बादल है क्या, एक्चुअली जल वाष्प ही तो है। इन जल वाष्प से बादल बन गए हैं। अब ये जो बादल बन गए, ये बादल क्या करेंगे, उष्मा को रोक देंगे और तब हम कह सकते हैं 4-5 बजे के करीब जो पूरा पृथ्वी गर्म हो चुकी थी, उष्मा को ऊपर जाना था, लेकिन बादलों ने उष्मा को रोक दिया। बादलों ने उष्मा को क्या कर दिया, रोक दिया। तब उष्मा को रोक दिया तो हमें उमस या हम कह सकते हैं गर्मी महसूस होती है, क्योंकि बादलों ने उष्मा को क्या कर दिया, रोक दिया। ये प्राकृतिक रूप से आप इसको देख सकते हैं कई बार। लेकिन आज मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप द्वारा हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। कैसे खड़ी कर दी है कि उसके कारण क्या क्या है। हम कह सकते हैं पहले इनके कारण, पहले हम ग्रीन हाउस गैसों की बात करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में बात करते हैं, सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है, CO2। फिर अगर हम बात करते हैं, फिर गैस जिम्मेदार कौन सी है, CH4। फिर हम बात करते हैं गैस जिम्मेदार कौन सी है, CFC। फिर हम बात करते हैं गैस जिम्मेदार कौन सी है, N2O। ये गैस अगर आपको पूछा जाए ग्रीन हाउस के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है, 1 नंबर कौन सी है, CO2। सेकंड नंबर कौन सी है, CH4 मीथेन। थर्ड नंबर कौन सी है, CFC फ्रियोन, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। फोर्थ नंबर गैस बताइए, इस फोर्थ नंबर गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं। ये हमने क्रम देखा है कि ग्रीन हाउस के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी है, CO2। तो हम कह सकते हैं इस जिम्मेदार गैसों का पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण बन गया है, और ये आवरण जब बन जाता है तो ये उष्मा को ऊपर जाने से रोकते हैं। एक बात आपको मैं कह रोकता हूं, ये ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए जरूरी भी है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो सारी की सारी उष्मा पृथ्वी से बाहर चली जाती, और पृथ्वी से बाहर चली जाती, और हमारा जो सामान्य पृथ्वी का जो सामान्य तापमान है, औसत तापमान है, अगर हम पृथ्वी के औसत तापमान की बात करें, पृथ्वी का औसत तापमान अगर बात करें, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो सारी की सारी उसमें ऊपर चली जाती और पृथ्वी का टेम्परेचर हो जाता -18 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब पृथ्वी ठंडी हो जाती, बर्फ पृथ्वी जम जाती, पानी पृथ्वी जो भी पानी वो जम जाता, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर कैसा हो जाता, -18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है ही। अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, तो सारी की सारी उसमें क्या चली जाएगी, बाहर। और पृथ्वी का जो सामान्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे के बजाय -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अर्थात पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी, पानी सारा बर्फ में जम जाएगा और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। इस प्रकार हम देखें। लेकिन आज हमने ग्रीन हाउस प्रभाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी है, इन गैसों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर ली है, तब हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो गई है। एग्जाम में अगर इस तरह से पूछा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, कुछ उत्तरदायी गैसों ने, या हम कह सकते हैं कुछ गैसों ने वायुमंडल में एक आवरण सा बना लिया है जो पृथ्वी की उष्मा को रोकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, मानवीय क्रियाकलाप द्वारा उत्सर्जित ऐसी गैसें जिन्होंने वायुमंडल में एक आवरण बना लिया है जो पृथ्वी की उष्मा को रोकते हैं, जब पृथ्वी की उष्मा को रोकते हैं तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है, वृद्धि, तापमान में वृद्धि हो जाती है। उष्मा को रोकेंगे तो तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब तापमान में वृद्धि होगी, इसी शब्द को हम बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता, भूमंडलीय तापमान वृद्धि। अब मानो अगर आपको पूछा जाए कि उत्तरदायी कारक कौन सा है, सबसे भयंकर उत्तरदायी कारक कौन सा है इसके लिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, ये मित्रों ध्यान रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है, तब हम कहेंगे जल वाष्प। जल वाष्प को हम उत्तरदायी कारक कह सकते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कारक है जल वाष्प। अगर हम जल वाष्प की बात करते हैं, जल वाष्प मानव क्रियाकलाप से बनने, कह सकते हैं ये जल वाष्प एक ऐसा कारक है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक है, या सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है, जल वाष्प के कारण। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे प्रमुख गैस कौन सी है, तब हम कौन सी कहेंगे, CO2। अगर हम और भी इसको विस्तृत में अगर देखते हैं और आगे हम इसको देखते हैं तो आपके सामने, इसके सामने हम और इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि अब इसके लिए मानव क्रियाकलाप क्या है। मानव क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं, मानव क्रियाकलाप में कौन कौन होगा, मानव क्रियाकलाप की अगर बात कर रहे हैं तो जीवाश्म ईंधन, ये जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, हजारों लाखों वर्ष पृथ्वी पर जो भूकंप या भूचाल आया था उसके कारण सारे के सारे पेड़ पौधे नीचे दब गए थे, सारे के सारे पेड़ पौधे दब गए थे। तब उसके कारण क्या हुआ, सारे के सारे पेड़ पौधे दब गए, तब उस
दबने के कारण क्या हुआ, पूरे के पूरे ताप और दाब के कारण कोयला, डीजल, पेट्रोलियम या जीवाश्म ईंधन में बदल गए। अब इन जब भी जीवाश्म ईंधन का यूज करेंगे तब क्या होगा, जीवाश्म ईंधन का जब यूज करेंगे तो एक भयंकर गैस आपको मालूम निकलेगी। जब जीवाश्म ईंधन जलेगा तो CO2 जैसी गैसें निकलेगी, और जब भी CO2 जैसी गैसें निकलेगी तो कौन सा प्रभाव होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। तब हमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम करना चाहिए, और अगर हम कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन का उपयोग क्या करना चाहिए, कम, जीवाश्म ईंधन का यूज कम करना चाहिए। इसको रोकने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक साधन यूज करने चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, इनका हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारी निर्भरता जीवाश्म ईंधन पे क्या हो, कम। हमें सामूहिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सार्वजनिक वाहन का यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तिगत वाहन यूज करेंगे तो पेट्रोल और डीजल की खपत क्या होगी, ज़्यादा। इसलिए हमें सामूहिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत वाहन की जगह जैसे दिल्ली में अभी चल रहा है कार पूलिंग, इसलिए से कार पूलिंग का यूज करना चाहिए। जैसे हमें सिटी बसों का यूज करना चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल की खपत क्या हो, कम। ट्रक की बजाय मालगाड़ी यूज करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, ट्रक, एक मालगाड़ी में हम कह सकते हैं 50 ट्रकों का, या हम कह सकते हैं 100 ट्रकों का माल जाता है, लेकिन उसमें इंजन कितना चलता है, एक इंजन एक चलता है, तो पेट्रोल डीजल की खपत क्या होती है, कम। और 100 ट्रक चलेंगे तो पेट्रोल डीजल की खपत क्या होगी, ज़्यादा। ठीक, ये तो हमने ट्रक की बजाय मालगाड़ी यूज करके देख लिया। और घरों में हम अगर देख सकते हैं बिजली को बचाने के लिए हम CFL या LED का यूज कर सकते हैं, LED का यूज कर सकते हैं, LED यूज, ठीक। और हम पानी सर्दियों में हीटर की बजाय एक अतिरिक्त रजाई ओढ़ सकते हैं, सर्दियों में हीटर की बजाय एक अतिरिक्त रजाई ओढ़ सकते हैं ताकि बिजली की खपत क्या हो, कम। जब बिजली की खपत कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं बिजली किससे बनती है, जीवाश्म ईंधन से, तो जीवाश्म ईंधन का यूज क्या होगा, कम। और हमें लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लिफ्ट किससे चलती है, बिजली से। बिजली किससे बनती है, जीवाश्म ईंधन से। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का। इस प्रकार ये कुछ कारक है जिसका हम यूज करके, मानव क्रियाकलाप करके इस ग्रीन हाउस प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रभाव क्या होगा, जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, तब हमें इससे क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो सारे ध्रुवों पे जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, और सब ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी तो सारा का सारा पानी किसमें आएगा, समुद्र में। समुद्र का जल लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समुद्र का जल लेवल बढ़ा किससे है, तापमान वृद्धि से। तापमान वृद्धि किससे हुई है, समुद्र का जल स्तर बढ़ा है, किसके कारण, बर्फ पिघलने से। बर्फ क्यों पिघली है, तापमान वृद्धि से। तापमान वृद्धि क्यों हुई है, ग्रीन हाउस गैसों से। ग्रीन हाउस वृद्धि क्यों हुई है, क्योंकि CO2 की मात्रा ज्यादा बन रही है। ये IAS के एग्जाम में प्रश्न आया है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करने वाली गैस कौन सी है, इनडायरेक्ट रूप से पूछा है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करने वाली गैस कौन सी है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, CO2। क्यों, क्योंकि CO2 के कारण कौन सा प्रभाव होगा, ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के कारण किसमें वृद्धि होगी, तापमान में, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग से किसकी बर्फ पिघलेगी, ध्रुवों की, और ध्रुवों की बर्फ पिघलेगी तो किसका जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का। और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो समुद्र के आसपास श्रीलंका, इंडोनेशिया, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या हो जाएंगे, जलमग्न, डूब जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। दूसरा, गर्मी की ऋतु बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी की ऋतु बढ़ जाएगी, सर्दी ऋतु घट जाएगी। जब गर्मी की ऋतु बढ़ेगी, जब गर्मी ऋतु बढ़ेगी तो गर्मी की तो फसलें पकेगी, और सर्दी की ऋतु छोटी हो जाएगी तो सर्दी की ऋतु छोटी होगी तो रबी की फसलें नहीं पक पाएगी, अर्थात कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उत्पादकता घटेगी, गर्मी बढ़ेगी, सर्दी घटेगी, तो सर्दी में पकने वाली रबी की फसलें नहीं पक पाएगी, और रबी की फसलें नहीं पक पाएगी तो कृषि की उत्पादकता क्या होगी, घट जाएगी। और दूसरा, जब समुद्र के अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव का और भी हम प्रभाव देख सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और मछलियों पर या दूसरे जीवों पर भी, जीव जंतुओं पर, पक्षियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब इसको रोकने का उपाय क्या है,
रोकने के उपाय अगर हम ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें, एक इसका ग्रीन हाउस प्रभाव का बहुत भयंकर प्रभाव है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन मतलब सर्दी, गर्मी, ऋतु, मौसम अनावश्यक रूप से चेंज हो जाएगी, मरुस्थल में बाढ़ आने लग जाएगी, इस प्रकार क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण है। इसको रोकने का इफेक्ट क्या है? जो इसके कारण उसको रोक दो। जीवाश्म ईंधन का यूज करो, ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का यूज कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, वृक्षारोपण करो। क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, CO2 को सोखते हैं, CO2 को प्रकाश संश्लेषण क्रिया में यूज करते हैं। जब CO2 का यूज हो जाएगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए। ये ग्रीन हाउस प्रभाव को रोकने का बहुत बड़ा कारगर उपाय है, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो भी मैंने आपको प्रभाव बताया, सामूहिक वाहन का यूज करना चाहिए, व्यक्तिगत वाहन की जगह ट्रक की बजाय मालगाड़ी यूज करना चाहिए, LED का यूज करना चाहिए, घर में अनावश्यक लाइटों को बंद रखना चाहिए, लिफ्ट की बजाय सीढ़ियाँ यूज करनी चाहिए, सर्दियों में हीटर की बजाय एक अतिरिक्त कंबल यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ग्रीन हाउस प्रभाव को देखा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैसों को देखा। उत्तरदायी कारक पूछा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारक कौन सा है? जल वाष्प, जिसे हम बादल का रूप भी कह सकते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक बेसिकली कंसेप्ट है जिसके द्वारा एक गैसों का आवरण बन जाता है जो कि उष्मा को बाहर जाने नहीं देते। पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाती है? वृद्धि, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमें भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस भयंकर समस्या के सामने हम कह सकते हैं क्या होगा? तापमान में जब वृद्धि होगी तो एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु क्या होगा? परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब मरुस्थल में भी बाढ़ आने लग जाएगी, सर्दियों में भी बरसात होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब अनावश्यक रूप से क्लाइमेट चेंज होता रहेगा, जलवायु परिवर्तन। ये सभी किसके कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो मुझे उम्मीद है आपको ग्रीन हाउस प्रभाव का ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी कंसेप्ट से इसी को आपने समझ लिया होगा और समझने के कारण आपने ये उत्तरदायी जो कारक है उसको रोकने के उपाय भी आपने समझ लिए होंगे। और इस प्रकार अब आपको इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं होगा। आपको अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।